बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दिस इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ ज़ीनर डायोड। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ज़ीनर डायोड के बारे में पढ़ा था और जिसमें हमने देखा था कि ये एक ऐसा डायोड है जो कि रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है या ऑपरेट करता है और उसमें भी फिर इसकी 2 कंडीशंस थी, एवालांच और ब्रेकडाउन। आज हम देखते हैं कि ज़ीनर डायोड कहाँ-कहाँ इसके यूसेजेस हैं और कैसे इसकी एप्लीकेशंस क्या-क्या हो सकती हैं। तो ज़ीनर डायोड्स कैन बी यूज्ड एज़ अ टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग स्टेबल रेफरेंस वोल्टेजेस। स्टेबल रेफरेंस वोल्टेजेस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे अगर आपने देखा हो आपके घरों में अगर स्टेबलाइज़र्स हों, तो स्टेबलाइज़र्स का काम क्या होता है वोल्टेज को रेगुलेट करना और बिल्कुल एक जो स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज है वो अप्लाई करना। यूजुअली जो स्टेबलाइज़र्स हैं वो फ्रिज वगैरह के साथ या पहले विंडो एसीज़ होते थे उनके साथ भी अप्लाई किया जाता है ताकि किसी भी केस में अगर वोल्टेज जो है फ्लक्चुएशन आ रही हो करंट में, तो ये जो स्टेबलाइज़र्स क्या करते हैं ये उस फ्लक्चुएशंस को रिमूव करते हैं और इनका जो वोल्टेज है वो मेंटेन रहता है, रेगुलेट रहता है, स्टेबल रहता है। तो ज़ीनर डायोड जो है वो हम उनको यूज़ कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर स्टेबल रेफरेंस वोल्टेजेस प्रोवाइड करने के लिए। तो किस तरीके से ये रेगुलेशन होती है वो हम देखते हैं कि यूजुअली जो ज़ीनर रेगुलेशन है हम उसमें वेरिएबल इनपुट वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं 3 तरीके से होती है। इसको हम वेरिएबल इनपुट वोल्टेज के साथ कर सकते हैं, दूसरा हम इसको वेरिएबल लोड के साथ कर सकते हैं और तीसरा हम ये जो ज़ीनर रेगुलेशन है इसको कर सकते हैं विदाउट एनी लोड या फिर फुल लोड के साथ। तो ये 3 केसेस जो हैं हम अब स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जब एक वेरिएबल इनपुट वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तब ये ज़ीनर डायोड किस तरीके से वोल्टेज को रेगुलेट करता है और स्पेसिफिकली डीसी लेवल को कर रहा होता है ये ना आपके पास रेगुलेट एक कांस्टेंट डीसी लेवल प्रोवाइड कर रहा होता है। ज़ीनर डायोड रेगुलेटर्स जो हैं एक रीजनेबली कांस्टेंट डीसी लेवल एट द आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये पर्टिकुलरली एफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो लिमिटेड है और सिर्फ लो करंट जो आपके पास एप्लीकेशंस हैं वहाँ इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। किस तरीके से ये होता है ये देखें आपको एक फिगर नज़र आ रही है। इसमें ये देखें कि ये अगर आपके पास ज़ीनर डायोड है, तो इसको आपने एक रेजिस्टेंस से अटैच किया हुआ है और यहाँ आपने इसको अटैच किया हुआ है इनपुट वोल्टेज के साथ। अब इनपुट वोल्टेज जो आप देते हैं तो इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीनर डायोड और जब ये ज़ीनर डायोड की वोल्टेज से ज़्यादा होगी, तो फिर जो आउटपुट होगी वो क्या होगी आपके पास VZ प्लस डेल्टा VZ और डेल्टा VZ आपके पास कहाँ से आती है? वो जो हमने एक रीजन देखा था कि हमारे पास जो ज़ीनर डायोड का रीजन होता है उसमें वो हमने कहा था कि जो करंट की वैल्यूज़ हम ले रहे होते हैं या जो ऑपरेशनल रीजन है वो उसका होता है नी वोल्टेज के पॉइंट पर जो करंट होता है और जो मैक्सिमम ज़ीनर करंट होता है वो। इनके दरमियान में जो करंट है ना वो ज़ीनर करंट हम लेते हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए। तो अब जब इनपुट वोल्टेज ज़ीनर वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो फिर आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी आपके पास ज़ीनर डायोड से ज़्यादा होगा प्लस डेल्टा वीजेड और ये डेल्टा वीजेड से आपके पास वैल्यू आई जेड यानी ज़ीनर करंट की आ रही होगी और फिर जो ज़ीनर करंट है वो नी करंट से लेके मैक्सिमम करंट के दरमियान में रहेगा और आपके पास जितना मर्जी अब आप इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएं इनपुट को आपके पास जो डीसी लेवल है वो मेंटेन रहेगा एक ही लेवल पर क्योंकि ये वो सारा करंट है जो कि आपके पास इस सर्किट में मूव करता रहेगा और आउटपुट पर जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा। ज़ीनर डायोड इस करंट को मतलब कर लेगा इस्तेमाल, रेगुलेट कर लेगा। इसी तरीके से आपके पास दूसरी कंडीशन क्या है कि आप अब अगर आप इनपुट वोल्टेज को जितना मर्ज़ी भी डिक्रीज़ करते जाएँ, तो क्या होगा उससे ज़ीनर करंट डिक्रीज़ होगा, लेकिन ज़ीनर करंट की जो डिक्रीज़ की भी लिमिट है ना, वो नी करंट तक की है। मतलब ज़ीनर करंट को मैक्सिमम करंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो लेवल का जो करंट था ज़ीनर करंट था उससे इसको कम नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होगा इस कंडीशन में आपके पास जो वोल्टेज है वो रेगुलेट रहेगा यानी आपको जो फाइनल वोल्टेज है वो एक ही मिलता रहेगा। डिक्रीजिंग केस में हम VZ माइनस डेल्टा VZ करते हैं। ये मैं एक दफ़ा आपको शो भी कर देती हूँ, ये कुछ इस तरह होता है कि अगर ये हम एक्सिस हमने ले लिया है और हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास इस तरीके से ज़ीनर वोल्टेज आ रहा है और यूँ हमने एक बनाया था। ये जो थी ना जगह, इसको हमने कहा था कि ये नी वोल्टेज है, यहाँ पर।
जहाँ से ये टर्न हो रहा है, इस जगह पे जो करंट था ना, उसको हमने कहा हुआ था कि ये है हमारे पास आई जेड के, और यहाँ पर जो करंट था ना उसको हमने कहा था, जहाँ पर मैक्सिमम हो गया है, ये जो करंट है ये है आई जेड एम। तो इस रीजन में जितना भी करंट है वो है आपके पास आई जेड। तो इस रीजन में अगर करंट रहेगा आपके पास तो फिर क्या होगा, वो जीनर में से गुजरता रहेगा और आपके पास जो वोल्टेज है वो आउटपुट पे मेंटेन रहेगा। अगर आपके पास आई जेड के से करंट कम हो जाए तो फिर आपके पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपका रेगुलेट नहीं करेगा, यानी कांस्टेंट नहीं रहेगा। और इसी तरीके से अगर वो आई जेड एम से बढ़ जाए तो फिर भी आपके पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसको कांस्टेंट रखने की दो कंडीशन है और इसी को हम कहते हैं रेगुलेशन। तो यही बात की हुई है हमने कि इनपुट वोल्टेज जो है वो लिमिट्स के दरमियान में वेरी करता है। अगर जो ज़ीनर डायोड है इट मेंटेन्स नियरली कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस इट टर्मिनल्स। तो वी इन चेंजेस, तो उसकी वजह से क्या होता है, आई जेड विल चेंज प्रोपोर्शनली सो दैट द लिमिटेशंस ऑन द इनपुट वोल्टेज वेरिएशन आर सेट बाय द मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट वैल्यूज। जो हमने बात की थी करंट के ऊपर जो लिमिटेशंस हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम करंट की वैल्यूज जो हैं उसके ज़रिए सेट की जाती हैं। वो मिनिमम और मैक्सिमम करंट जिसमें वोल्टेज जो ज़ीनर डायोड है वो ऑपरेट करता है, जिसमें आपके पास जो ज़ीनर मीन करंट था और ज़ीनर मैक्सिमम करंट था। अब जो रजिस्टर है वो आपने एक सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको अटैच किया हुआ है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें 3.10 के हवाले से, तो हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हम इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि रेगुलेशन किस तरीके से होगी। हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो ज़ीनर डायोड है ये कुछ आइडियल डायोड है, यानी इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई ज़ीनर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब जो लोएस्ट करंट इसमें से मतलब जिसकी वजह से रेगुलेशन हो सकती है, या वो जो लोएस्ट करंट जो हमने लेना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट लेनी है, जिसको हमने आई जेड के कहा हुआ है, वो 0.25 मिली एम्पियर है। ये वैल्यू हमें कहाँ से मिली है कि आपके पास जितने भी डायोड्स हैं, जैसे ये अगर डायोड का नंबर दिया हुआ है तो इन डायोड के साथ डाटा शीट्स आती हैं। जैसे अगर आप मार्केट से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हैं तो आपको साथ में एक बुकलेट मिलती है जिसमें मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशंस दी होती हैं। यानी उसमें दिया होता है कि ये कितने वोल्टेज पे वर्क करती है, कितना करंट इसमें से पास कर सकता है, इसकी स्पेसिफिकेशंस में रेजिस्टेंस कितनी है, कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स का किस-किस वोल्टेज और करंट पर वो बिहेव करेंगे, जैसा भी। वो सब कुछ जो है वो उस बुकलेट में मेंशन होता है। इसी तरीके से जो हमें डायोड्स के साथ डेटा शीट्स मिलती हैं उसमें ये करंट्स और इनकी पावर की वैल्यूज, इनके साथ वोल्टेजेस की वैल्यूज, ऑपरेशनल वोल्टेज, ऑपरेशनल करंट की वैल्यूज मेंशन्ड होती हैं। तो हम यहाँ बात करें कि ये हमें एक डायोड हमने लिया हुआ है, ज़ीना डायोड, और उसका जो IZ है जो रेगुलेशन को मेंटेन करेगा, यानी मिनिमम जो करंट की वैल्यू है वो डाटा शीट में गिवन है और वो 0.25 मिली एम्पियर है। और ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं आपने साथ अटैच की हुई ना यहाँ पर आउटपुट में, तो इसलिए कोई लोड करंट भी नहीं होगा। मैक्सिमम करंट जो डाटा शीट पर नहीं गिवन, उसको हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस पावर। मैक्सिमम पावर जो है वो दी हुई है। पावर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इस डायोड की 1 वॉट है पावर। तो हम इस पावर के ज़रिए मैक्सिमम जो करंट है उसको मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पावर का फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू VI। इन अदर टर्म्स इसको याद रखने के लिए आप वीआईपी फार्मूला भी कह सकते हैं। वीआईपी फार्मूला हमारे पास P इज इक्वल टू आई इंटू वी, यानी करंट इंटू वोल्टेज। अब यहाँ से अगर हमें करंट मालूम करना है तो हम P ओवर वोल्टेज ले लेंगे। तो P है हमारे पास 1 वॉट, वोल्टेज जो है वो यहाँ से जो जीनर के क्रॉस है वो 10 वोल्ट है। ये हमें नज़र आ रहा है इससे कि ये प्लस और माइनस साइन जो यहाँ शो कर रहा है ग्राउंड तक, तो वो ये वोल्टेज है जो इस जीनर का वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो इसके ज़रिए हमें मालूम हुआ कि ये जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है वो 100 मिली एम्पियर है। मिनिमम वैल्यू जो है वो हमें मौजूद है यहाँ पर 0.25 मिली एम्पियर है। अब मिनिमम ज़ीनर करंट जो है
वो हमें मालूम है और रेजिस्टेंस भी हमें मालूम है, तो हम इस मिनिमम करंट के लिए वोल्टेज मालूम कर लेते हैं रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो वो वी आर होगा। दिस वी आर विल बी इक्वल टू आई जेड के आर, और वो वैल्यू 55 मिली वोल्ट आ जाती है। तो वी आर जो है आपके पास यहाँ, वो वी इनपुट माइनस वी जेड के बराबर है। ये हमारे पास ना दो रूल्स होते हैं जिनको हम किरचॉफ करंट रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल के नाम से जानते हैं। ये साइंटिस्ट था किरचॉफ, जिसने ये दो रूल्स दिए थे। अभी हम वोल्टेज रूल की बात कर लेते हैं। उसने कहा था सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस थ्रू आउट द सर्किट इज इक्वल टू द जीरो, यानी जितने भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो रहे हैं उन सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमें जीरो मिलता है। यानी अगर हम वी एन प्लस वी आर प्लस वी जेड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट है वो जीरो मिलेगा। अच्छा जी, तो इस केस में जो वी एन है वो हमारे पास ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी जी, वी इनपुट माइनस वी आर माइनस वी जेड, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर हम v इनपुट माइनस वी जेड को इधर रखते हैं और वी आर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। उसमें कंडीशन ये होती है कि जो आपका सोर्स वोल्टेज होता है उसको आप पॉजिटिव लेते हैं, यानी जैसे यहाँ मैंने ये वी इन को लिया हुआ है, ये क्योंकि सोर्स है तो ये पॉजिटिव होगा, बाकी जहाँ जहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हम माइनस लेंगे। तो वी इनपुट इज विल बी इक्वल टू वी आर प्लस वी जेड। इस फॉर्मूला से वी इनपुट विल बी इक्वल टू वी आर प्लस वी जेड हो जाएगा, यानी दूसरी साइड पर जाके ये दोनों क्वांटिटीज ऐड हो जाएंगी। अब मिनिमम वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, हम वी आर की वैल्यू 55 को वी जेड की वैल्यू जो 10 है उसके साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास 10.055 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम जीनर करंट के लिए ये वोल्टेज मालूम करना चाहें तो हम कैसे मालूम करेंगे, हम पहले मैक्सिमम जीनर करंट के लिए आर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको मालूम करेंगे, तो वो होगा आई आर ओहम्स लॉ से। आई जेड एम हम निकाला था 100 मिली एम्पेयर है, 100 मिली एम्पेयर को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 वोल्ट आ जाएगा। और अब जब हम इसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है जिसके लिए रेगुलेशन पॉसिबल है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 प्लस 10, सॉरी 22 प्लस 10 जो कि 32 बन जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो ज़ीना डायोड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट आइडियली रेगुलेट एन इनपुट वोल्टेज फ्रॉम 10.055 वोल्ट टू 32 वोल्ट। मतलब इन दोनों वोल्टेज के दरमियान ये ज़ीना डायोड वोल्टेज को रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है 10 वोल्ट की आउटपुट, यानी आउटपुट पे हमेशा हमें 10 वोल्ट ही मिलेगा। अगर इनपुट हमारे पास 10.055 वोल्ट और 32 वोल्ट के दरमियान है, 10.055 वोल्ट से कम होगी इनपुट तो यहाँ हमें 10 वोल्ट नहीं मिलेगी आउटपुट। ऐसे ही 32 से ज़्यादा हो जाएगी अगर, तो आउटपुट भी हमारे पास 10 वोल्ट नहीं रहेगी। हाँ जी, अलबत्ता ये जो आउटपुट है ये थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द ज़ीनर इम्पीडेंस। यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि आइडियल मॉडल हमने लिया हुआ है जिसमें हमने कोई भी रेजिस्टेंस ऑफ ज़ीनर के इफेक्ट को कैंसल निगलेक्ट किया हुआ है, अगर हम प्रैक्टिकल डायोड लेंगे तो कुछ ना कुछ उसकी वजह से वेरिएशन आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं कि ज़ीना रेगुलेशन विद अ वेरिएबल लोड। पहले में हमने कोई लोड नहीं यूज़ की थी, अब हम एक लोड रेजिस्टेंस ले रहे हैं। लोड रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक ऐसी रेजिस्टेंस होती है जिसके क्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट ले रहे होते हैं, यानी सर्किट की जो हम आउटपुट ले रहे होते हैं ना वो हम लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस ले रहे होते हैं। जो आखिरी रेजिस्टेंस जहाँ से हमने सर्किट से करंट लेना है, अपना रिक्वायर्ड सिग्नल अचीव करना है या वोल्टेज लेना है, उसको हम लोड रेजिस्टेंस कहेंगे। वो ये लगी हुई है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो लोड है ना वो वेरिएबल है। जब ऐसा निशान होता है जिसमें रेजिस्टेंस के ऊपर एक ऐसा एरो लगा होता है तो उसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल लोड है। सर्किट में हमें नजर आ रही है एक इनपुट वोल्टेज, साथ में हमारे पास रेजिस्टेंस है, ज़ीना डायोड है और वेरिएबल लोड है। अच्छा जी, पहले केस में हम वेरिएबल इनपुट ले रहे थे, तो ये देखें जब आप किसी बैटरी के ऊपर ऐसे एक एरो डाल देते हैं तो वो वेरिएबल इनपुट होती है, यानी आप उसको चेंज कर रहे हैं मुसलसल। हम्म। अब यहाँ देखिएगा कि ज़ीना डायोड जो है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करता है अक्रॉस आर एल, जब तक कि ज़ीना करंट जो है इट इज़ ग्रेटर देन जेड के एंड लेस देन आई जेड एम। मतलब वही हमारे पास जब लिमिट नी करंट से लेकर मैक्सिमम करंट के दरमियान में रहेगी तो आउटपुट पर जो
करंट होगा लोड के अक्रॉस वो आपके पास कांस्टेंट रहेगा और यहाँ वोल्टेज भी कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से जो आपके पास ज़ीरो वोल्टेज है वो रेगुलेट होता रहेगा, चाहे आपने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है जी फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, यानी अगर हमारे पास कोई लोड रेजिस्टेंस अटैच ही नहीं है सर्किट में। सेकंड केस क्या होगा कि फुल लोड अटैच है, मतलब आपके पास जो है इन्फिनिट रेजिस्टेंस है। तो हम देखते हैं जब आउटपुट टर्मिनल ऑफ द ज़ीनर रेगुलेटर आर ओपन, जब इन्फिनिट रेजिस्टेंस आप अप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब है वहां पर कोई करंट नहीं गुजर सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं दिस इज द ऑपोजिशन to the flow of the current offered by the atoms of the material। किसी भी मटेरियल के एटम्स जो मज़ाहमत पेश करते हैं करंट के रास्ते में, करंट के फ्लो करने में, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और इन्फिनिट रेजिस्टेंस का मतलब होगा कि मज़ाहमत इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से कोई भी चार्ज कैरियर नहीं गुजर सकता या कोई करंट पास नहीं कर सकता। तो जब आर एल इन्फिनिट होता है तो वहाँ पर फिर जो आई जो है आपके पास करंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। और क्योंकि आप लोड की बात करें तो इसको भी आप आई एल कहेंगे। तो लोड करंट विल बी ज़ीरो। और फिर क्या होगा जब इस तरफ, अब देखें ये करंट आ रहा है आपका टोटल ना, इसमें से कुछ इधर जा रहा है और कुछ आपके पास इधर जा रहा है, जिसको आप आई एल कह रहे हैं। अब जब यहाँ पर आपके पास इन्फिनिट रेजिस्टेंस होगी तो यहाँ पर करंट नहीं जा सकेगा, और अब क्या होगा कि जितना भी करंट आ रहा है ना इधर से, वो सारा का सारा यहाँ ही जाएगा। पहले आपके पास दो रास्ते थे ना, कुछ करंट इधर को जा रहा था, कुछ करंट जो है वो ज़ीनर की तरफ जा रहा था। लेकिन जब यहाँ पर इन्फिनिट रेजिस्टेंस होगी तो इसका मतलब है यहाँ रास्ता ब्लॉक है, इस रोड से करंट नहीं जा सकता, और करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो ज़ीनर में से ऐसे फ्लो करता रहेगा। यानी यूं आपके पास इस तरह की एक लूप में करंट चलता रहेगा। ये किस सूरत में है? जब आपके पास लोड रेजिस्टेंस इन्फिनिट है। तो ये जो कंडीशन होगी इसको हम कहते हैं नो लोड कंडीशन। और जब आप इस लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो वही बात है कि टोटल करंट का कुछ हिस्सा इसके क्रॉस जाता है, कुछ हिस्सा ज़ीनर के क्रॉस जाता है। तो टोटल करंट जो है वो आपके पास कांस्टेंट रहता है जब तक कि ज़ीनर डायोड जो है वो रेगुलेट कर रहा है इस करंट को। जब आरएल की वैल्यू डिक्रीज करती है तो लोड करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी जितनी हम इसकी वैल्यू इन्फिनिटी से कम होती जाएगी तो लोड करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, यानी अब करंट जो है वो इधर को फ्लो करना शुरू हो गया है। और आहिस्ता आहिस्ता जितनी ये वैल्यू कम होती जाएगी उतना ज़्यादा करंट इधर से गुजरता रहेगा और जीनर में से गुजरने वाला करंट जो है वो कम होता रहेगा, क्योंकि टोटल करंट आई टी इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल है। तो जब आई एल बढ़ेगा तो आई जेड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो यही यहाँ पर बात की है कि जैसे ही आर एल डिक्रीज होती है लोड करंट जो है वो इंक्रीज होता है और आई जेड जो जीनर करंट है वो डिक्रीज होता रहता है। तो लेकिन जीनर डायोड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वोल्टेज को रेगुलेट करता रहेगा जब तक कि आई जेड की वैल्यू आई जेड के से ज्यादा होगी। मतलब आई जेड के जब तक आई जेड से कम रहेगा तब तक आपके पास जो जीनर है वो रेगुलेट करता रहेगा वोल्टेज को। और आई जेड के से वैल्यू जब भी इसकी कम होगी आई जेड की, तो फिर क्या होगा आपके पास जो वोल्टेज है वो रेगुलेट नहीं हो पाएगा। तो ये वो पॉइंट जब आपके पास आई जेड की वैल्यू आई जेड के बराबर हो जाती है तो इस पॉइंट पर जो लोड करंट है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि अब आई जेड जो है वो बहुत कम गुजर रहा है और ज़्यादा आई एल की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर लोड करंट जो है मैक्सिमम होगा और इस कंडीशन को आप फुल लोड कंडीशन कहेंगे। तो असल में होता क्या है इस सूरत हाल में कि लेकिन आई जेड के से अगर आई जेड की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, आई जेड की वैल्यू अगर आई जेड के से कम हो जाएगी तो फिर वोल्टेज रेगुलेशन करना ये जीनो डायोड बंद कर देगा। अच्छा जी, अब ये एक एग्जांपल है आपके पास जो आपको शो करी है कि किस तरीके से ये रेगुलेशन होनी है। तो इसमें उसने कहा है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम लोड जो है करंट का वो मालूम कर लें। जीना डायोड एक गिवन है और साथ में दी हुई हैं कुछ क्वांटिटीज। आर एल जो यूज़ की गई है वो 470 ओम है। वी जेड की वैल्यू जो इसके अक्रॉस जीनर के अक्रॉस वोल्टेज है वो दिया गया है 12 वोल्ट। और आई जेड के यानी जो नी वोल्टेज का करंट है, मिनिमम करंट जो है ऑपरेशनल के लिए वो 1 मिली एम्पेयर है और मैक्सिमम जो है 50 मिली एम्पेयर है।
और हम आइडियल ज़ीना डायोड को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, ZZ जो है वो 0 है और VZ जो है वो 12 वोल्ट पर कांस्टेंट है। तो अब जब आपके पास IL 0 होगा तो इसका मतलब है RL इन्फिनिट है और तो उस केस में जो मैक्सिमम IZ की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू टोटल करंट, मतलब जितना भी करंट टोटल है वो सारा का सारा ज़ीनर में से गुजर रहा है, तो वो अब आपके पास आ जाएगा Vin माइनस VZ डिवाइडेड बाय R। तो आप इनपुट वोल्टेज में से VZ को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय R करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम करंट आ जाएगा। ठीक है जी। कैसे ये हमने लिखा है इसको, क्योंकि असल में ये होता है VR बाय R। ठीक है जी, इट शुड बी VR बाय R। तो अब VR जो है हमारे पास वो यहाँ बराबर है V इन माइनस VZ के, वही अगर आप KVL रूल लगाएं तो आपके पास जी V इनपुट प्लस VR प्लस VZ इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से VR इज इक्वल टू V इनपुट माइनस VZ आ जाएगा। सॉरी, ये माइनस आना था। टोटल वोल्टेज माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस Z माइनस होना था। तो VR अब यहाँ से आपके पास आएगा VI माइनस VZ बाय R। तो वो 24 है इनपुट वोल्टेज, VZ के अक्रॉस 12 है और 470 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास वोल्टेज आ गया, ये आपके पास करंट आ गया जो मैक्सिमम जीनर करंट है, यानी जब लोड रेजिस्टेंस 0 है। तो अब RL जो है उसको हमने रिमूव कर दिया है, यानी अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, तो अब जो लोड करंट था, लोड करंट इज 0, सो IM इज लेस देन IZM। तो आपके पास इस कंडीशन में जो मिनिमम लोड है दैट विल बी इक्वल टू 0 एम्पियर। तो मैक्सिमम वैल्यू लोड की कब होगी, जब आपके पास IZ की वैल्यू मिनिमम होगी, तो IL मैक्सिमम विल बी इक्वल टू IT माइनस IZ के, तो ये 24.5 मिली एम्पियर आ जाता है। तो इसी से हम मिनिमम वैल्यू लोड रेजिस्टेंस की निकाल सकते हैं कि हमें कितनी लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे लगानी है कि हमें लोड की वैल्यू मिनिमम मिले। तो दैट विल बी इक्वल टू VZ बाय IL मैक्सिमम। IL मैक्सिमम की वैल्यू लगाएंगे और VZ मतलब मैक्सिमम करंट जो गुजर सकता है, तो वो 12 डिवाइडेड बाय 24.5 490 ओहम आ जाता है। यानी अगर हम ये वाली रेजिस्टेंस जो है लोड की 490 ओहम से छोटी लगाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि ज्यादा करंट जो है वो IL RL में से गुजरेगा और जो है इससे भी सॉरी आर अगर 490 से भी छोटी होगी तो और ज़्यादा करंट RL में से गुजरेगा और IZ की वैल्यू IZK से भी छोटी हो जाएगी, तो उससे भी क्या होगा कि जीनर जो है वो रेगुलेट करना बंद कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि जीनर डायोड रेगुलेशन परफॉर्म करता रहे तो फिर जो रेजिस्टेंस लोड की होगी वो 490 और 490 से प्लस होनी चाहिए, 490 से लेके इन्फिनिटी के दरमियान में कोई भी हो सकती है। So these were the methods in which the Zener diode can regulate the voltage and it can maintain या stabilize the DC voltage. तो वो बाकी जो है हम अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे।